मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं जब तक मंत्री हूँ तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। और बहुत कर्जा ले चुका, धंधा पानी कर चुका हूँ। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो एसी थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि यह 450 गाँव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूँ तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा है। मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। पर मैंने 450 गाँव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए। 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट आपको, सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सज़ा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माई डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली, ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट टैक्स ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। आइदर इट इज पॉलिटिक्स और सोशल वर्क और इज इवन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और हम अगर रब का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फ़ायदा नहीं और किसी के आने में फ़ायदा नहीं। वी नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल, और यही संविधान का स्पिरिट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे जीवन में ये पासपोर्ट वाली आइडिया मुझे एक बार सुषमा जी ने आपके अनुपस्थिति में मुझे बताई थी। मैं बोल रहा था वो नागपुर में कार्यालय खोलो, इधर खोलो। अरे नागपुर क्या, बोले वर्धा में खोल देंगे, चंद्रपुर में। बोला ये ऐसा कैसे होगा, अब तो नागपुर में खोलते खोलते मैं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। उन्होंने बोले ये ऐसी ही हमने पॉलिसी बनाई, तुम्हारा महाराष्ट्र के तो अधिकारी ये बोले। तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे बताया कि ये हुआ। और आप छोटे छोटे गाँव में गया तो कानून इम्प्लीमेंट करते समय सामान्य व्यक्ति के हितों का विचार करते हुए, उसको ब्रेक न करते हुए निर्णय करना, ये जो सुसंस्कृत लोकाभिमुख संवेदनशीलता थी, उसका परिचय आपने इस किताब में भी दिया है। अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, आजकल मीडिया को आदत है मैं कुछ भी बोलूँ तो उल्टा लिखते हैं। तो मैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कमेंट्स करूँ तो कहीं ना कहीं कहाँ का जोड़ देते हैं और दिन भर चलाते हैं। एवरी शुड लॉयल टू हिज प्रोफेशन। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं कायम रहूँगा। पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कभी कभी टाइम इज़ द बिगेस्ट कैपिटल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो मुनि जी की क्षमा मांगकर और जितने प्रतिनिधि क्षमा मांग के बताता हूँ, कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस हूँ, पढ़ा हूँ और बहुत कर्जा ले चुका, धंधा पानी कर चुका हूँ।
तुमने एक एक फाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चूना लग जाता है, इसका व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव लेता हूं और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ओनली द प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। आपको जो लगता है वो लो ना, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, पास करना पास करो। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई भी फाइल 4 लेयर के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने नोट बनाकर सेक्रेटरी को दिया, 4 लेयर पर दो, कितने लेयर हैं, जो करना है वो निर्णय करो। प्रॉब्लम टाइम इज द बिग प्रॉब्लम, और टाइम के कारण फिर लोगों को तकलीफ होती है। आपके डिसीजन क्या होता है इससे नहीं होती, और इसलिए इसका जब महत्व होता है जब अधिकारी संवेदनशील हो, दूसरों के व्यक्ति के भी पास जाकर उसके सुख दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे, और बैंकों में 3 लाख करोड़ का एनपीए हुआ था। मैं हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट वन में रोज रात को 12-12 बजे तक बैठता था। अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, और कुछ ना कुछ मुझे अक्सर लगता था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट, सोल्यूशन निकालना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। तो मैं बहुत बार बैठता था, मतलब बैंक को बोलता तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, ये ऐसे रोक के क्यों कर, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मुझे गालियाँ देते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को कहा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखते रोड पर, गड्ढे भाई इतने, तो मैंने नियम बनाया कि रोड पर सब डेप्यूटी इंजीनियर सबके नाम लिखो कि ये रोड में गड्ढे है, तो मैं मेरा ही पुतला क्यों फूके, लोग आपका भी फूके। अगर मैं आप लोग जब मेरे लिए करेंगे तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना। मैं मजाक में उनको कहा कि आपका भी कल लोग आपको भी पूछेंगे, नहीं तो तुरंत कुछ हुआ तो लोग बोलते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य के कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, और आज भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ। भोपाल के थे, और आपकी जो कविता है वो शरद जोशी जी की कविता को याद करने वाली बात है। बहुत अच्छा व्यंग्य करते थे। उनकी एक पोस्ट ऑफिस करके कविता है, एक उनकी कांग्रेस करके कविता है। पोस्ट ऑफिस कविता बहुत अच्छी थी। वो बोलते अगर अंग्रेज पोस्ट ऑफिस नहीं खोलते, अगर हम खोलते तो क्या होता। तो वो बोलते पहले एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस आता, आने के बाद काउंटर पे जाता, बोलता मुझे चिट्ठी लिखना है। तो उससे सवाल पूछता क्यों लिखना है, आवश्यक है क्या, क्या कारण है, बहुत इमरजेंसी है क्या। फिर बड़े मुश्किल से वो परमिशन देकर एक चालान देता हाथ में, मैं चालान भरता। चालान भरने के बाद मैं ट्रेजरर के पास, कैशियर के पास जाता, उसको चालान जमा करता। चालान जमा करने का बाद क्या है, क्यों चिट्ठी लिख रहे हो, अरे भाई चालान दिया। चालान देने के बाद वो मुझे पोस्ट कार्ड देता, मैं घर आता, चिट्ठी लिखता, और जब मैं पोस्ट ऑफिस के सामने लाल डिब्बे के सामने जाता तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता, ए क्या कर रहा है, नहीं चिट्ठी डाल रहा हूँ, चल चाय पानी के पैसे ला। तो बोले मैं चिट्ठी डालता। डालने के बाद, चिट्ठी के बाद उसका जवाब आता, चिट्ठी वर्णन तो बहुत बड़ा है, और चिट्ठी आता, जवाब आता है, तो मुझे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में जवाब आया। तो मैं जाता, तो वो बोलता अच्छा जवाब आया है, पर तुम शरद जोशी हो, इसका मतलब क्या है, तुम ही हो या क्या और कोई हो, जाओ पहले एफिडेविट करके लाओ कि मैं शरद जोशी हूँ और कोई नहीं हूँ, तब चिट्ठी तुमको मिलेगी। फिर वो एफिडेविट करता, एफिडेविट करके देता, और ऐसा करके उन्होंने आखिरी में वर्णन किया है कि वो चिट्ठी का जवाब लेकर मैं घर आता तो लोग बोलते क्या कहा जोशी जी की पहुंच है, चिट्ठी भी लिखी, जवाब भी आया, अरे इनका तो बहुत बड़ा लगा। वो प्रशासनिक पद्धति पर किया हुआ व्यंग्य है। सभी ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, पर वो जैसे मेटल जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे प्रशासन भी लोकाभिमुखता और संवेदनशीलता का गुड कंडक्टर होना चाहिए। और वो मोड़े जी कहे, इसलिए उनके पूरे किताब में एक लोकाभिमुख संवेदनशील अधिकारी का भावना एक प्रकार से व्यक्त हुई, इसीलिए किताब महत्वपूर्ण है। और उनका जो अनुभव है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अनुभव से बहुत सीखने के लिए मिलता है। सीखने का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ
कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जो मेरी जो कविता थी वो बड़े अच्छी लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके जीवन में इन सब अनुभव के साथ आपका जो अनुभव आया, विदेशों में आया है, रशिया का अनुभव आपने आया है, आप और इसमें लिखिए। मैं इस विषय पर बहुत कुछ थोड़ा बहुत, मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ और मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता, पर साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, ये तीनों बातों में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। एक समय समाजवादी और कम्युनिस्ट रहना यानी गौरव का विषय रहता था। मैं चाइना में गया था, बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था। तो जब पूरा देखा मैं उनके पास, तो मैंने बोला ये सब लिबरल इकोनॉमी, नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो थे मंगोलियन वंश के, उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट लाई, शंघाई बना, सब लिबरल इकोनॉमी थी। तो मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ लाल बावटा छोड़ के तो कुछ कम्युनिस्ट कुछ लगता है नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा हमें देश की प्रगति करनी है। तो समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, हमारे देश में समाजवादी पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और स्वतंत्र पार्टी भी थी। और अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो थी वो भी आज दुनिया के सामने आई है। फिर भी दुनिया के इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर ये कह रहे कि स्टिल हमें जवाब नहीं मिल रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कि जिससे हम कर सकते हैं। तो जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसकी प्रगति और विकास कर कर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो निश्चित रूप से कौन सा इकोनॉमिक मॉडल होगा, ये विश्व के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप जैसे लोगों को ये अनुभव मिला है कि रशिया में भी रहना है, तो मैं ये कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं निर्माण होगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा तब तक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं होगी। मैं कभी कभी मजाक में, मैंने एक बार हमारे एक बहुत बड़ा मिहान करके प्रोजेक्ट होगा, जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पत्रकार ने कहा ऐसे क्यों कहते हो आप? अरे मतलब उसके पैसे का छोड़ो, मेरे यहाँ के 5000 लोगों के हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब गाँव में मैं कहता हूँ किसानों को, मैं किसानों में काम करूँ, अन्नदाता वगैरह मत बनो, ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ। ये गेहूँ, चावल, मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीज़ें हैं कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं बिल गेट से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है, मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में